आप अक्सर कुछ शुरू करते हो लेकिन 5 मिनट बाद ही माइंड कहीं और चला जाता है। मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहते हो लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। छोटी सी बात पे इतना ज्यादा फील होता है जैसे दिल पे सीधा लग गया हो। और फिर लोग कहते हैं तुम बस फोकस क्यों नहीं कर लेते, इतनी सी बात है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। लेकिन क्या हो अगर ये इतनी सी बात ना हो। आज हम बात कर रहे हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आपने पहले सुना है। ये एपिसोड फोकस पर नहीं, फीलिंग्स के बारे में है। शेम, रिजेक्शन और वो कांस्टेंट स्ट्रगल जो लोग देख नहीं पाते। अगर आप कभी टू मच या नॉट इनफ महसूस कर चुके हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए आई कुडंट थिंक ऑफ एनीवन एल्स बेटर देन डॉक्टर अमन सुहेल। डॉक्टर अमन इज अ हाईली रिस्पेक्टेड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ फाउंडिंग पार्टनर एट न्यूरोपीडिया, जिन्होंने काउंटलेस बच्चों और फैमिलीज के साथ काम करते हुए डायग्नोसिस नहीं, उनकी स्ट्रगल्स भी समझी हैं। उनका काम सिर्फ ब्रेन के स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं बल्कि उन इमोशनल पैटर्न्स तक जाता है जो ADHD के साथ जीने वाले लोग हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। क्लिनिक में उन्होंने रिपीटेडली ये देखा है कि ADHD सिर्फ अटेंशन का मसला नहीं बल्कि आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ और रिलेशनशिप तक डीपली इम्पैक्ट करता है, स्पेशली हमारे कल्चर्स में जहाँ डिसिप्लिन और लोग क्या कहेंगे ज्यादा लाउड होता है। आज के एपिसोड में डॉक्टर अमन हमें सिर्फ साइंस नहीं समझाएंगे बल्कि वो चीजें भी जो पेशेंट्स के दिल में होती हैं लेकिन जुबान तक नहीं आती। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अमन सुहेल। हेलो डॉक्टर अमन, वेलकम टू इरादे। Thank you, Ira. Thank you for having me here. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गिविंग अस योर टाइम। क्योंकि मैं इतने सालों से मैं आपको हर जगह पे देखती हूँ, लिंक्डइन पे कभी भी बात करो, कभी मुझे पता चलता है आप न्यूरोपीडिया में हो, कभी किंग्स कॉलेज में हो, अल्कास्मिया में हो। सो आई रियली वांट टू नो वेयर डू यू वर्क एंड व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू मैनेज सो मच। Okay, very interesting question. And Ira, as you know, मुझे UAE के अंदर अब almost 10 साल हो चुके हैं. I was a consultant in Birmingham Children's Hospital, UK before I moved here. When I came to this country, I saw that there was a lot of work which needed to be done. There was already a lot of work being done by very good clinicians and pediatricians and psychologists, but there was a lot of stuff which needed to be done. And that's where the concept came in that we will make something called Neuropedia. जैसे आपने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, न्यूरोपीडिया, वो सब न्यूरोपीडिया का पार्ट है. इट्स कॉल्ड न्यूरोपीडिया क्लिनिक्स टू हेल्प द कम्युनिटी, help the children and parents who live in the community to understand various neurological and neurobehavioral conditions. तो एक तो ये मेरा that's one hat I put on. I'm also a consultant at Al-Qasmi Children's Hospital, जहाँ पे मैं acute neurology, जिसको हम बोलते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो हम वहाँ पे उनको देखते हैं. सो बेसिकली ये जो दो जगहें हैं, दैट इज वेयर यू विल फाइंड मी मोर ऑफ्टन देन. क्योंकि मैं आपको तकरीबन 10 सालों से ही जानती हूँ, लेकिन टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू इन पर्सन एंड बिकॉज द फैक्ट दैट यू आर एवरीवेयर, न्यूरोपीडिया इज एवरीवेयर, इट ऑलरेडी टेल्स मी कि you guys are doing a lot of work जो कि बहुत ज़रूरी था. और पेशेंट रेफरल, पेरेंट्स से अक्सर फीडबैक आपके बारे में मिलती रहती है. तो आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट यू आर हेयर टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ so taboo and misunderstood in our culture. So my first question is ADHD. अभी कुछ कह लें कि 8-10 सालों से लोग ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर लाइक मुझे ADHD है इसलिए मैं ऐसे नहीं कर पाता. मैनी adults who come to therapy, we end up somehow diagnosing them with ADHD. Adult diagnosis of ADHD has really boomed in the last decade. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई कह लें कि मेरे गांव में कोई बंदा सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ADHD है क्या. बहुत अच्छा सवाल है. और ये आपने जो कहा है कि पिछले 10 साल में जो अवेयरनेस है बहुत बूम हो चुकी है, पर्टिकुलरली इन द बिगेस्ट सिटीज एज वेल वेयर देयर इज मोर अवेयरनेस. इससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो चुकी है. अच्छा. बिकॉज अवेयरनेस इतनी हो गई है. अब अगर हम जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे गांव, मेरे पिंड वालों को भी पता लगेगा. हाँ जी. सो ADHD ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਔਰ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ. ਇਫ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ, देयर आर 3 ਮੇਨ ਪਿਲਰਸ. 3 ਮੁੱਢ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਅਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਫੋਕਸ. या कोई एडल्ट है या बच्चा है जेड़ा कि किसी चीज़ पे अटेंशन, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते या फोकस नहीं रख पाते लंबे समय के लिए, वो हम अभी इस पॉडकास्ट में और बात करेंगे उसके बारे में. दूसरा है कि वो हाइपर एक्टिव हैं,
जैसे कि पेरेंट्स अक्सर ही बोल देते हैं जी हमारा बच्चा टिक के नहीं बैठ सकता कभी भी, खाना खाने के लिए बैठता है तो उसको पकड़ना पड़ता है, भाई एक कुछ खा लो पहले, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ के लेके आओ। सो एक हाइपर एक्टिविटी होती है। और तीसरा होता है जिसको हम इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी डैडी बात कर रहे हैं और वो बात करे, बच्चा बीच में मम्मी 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 मम्मी, जब तक उसकी बात पूरी ना सुनी जाए। या कोई एडल्ट है जैसे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि पहले मेरी बात सुनो। सो वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। सो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनअटेंशन और पुअर फोकस, हाइपर एक्टिविटी विच कैन बी फिजिकल और इवन एट ए ब्रेन लेवल, कि आप एक थॉट से दूसरे थॉट पे फ्लिट कर रहे हैं हर एक सेकंड में, और तीसरा इम्पल्सिव बिहेवियर, दिस इज व्हाट इज कंप्राइजेस मोटा मोटी ऑफ ADHD एज वी कॉल इट। तो आप बात कर रहे हो कि फोकस नहीं कर पाता बच्चा, बस हिलता रहता है, हाइपर है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और इम्पल्सिव है। लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं स्पेशली हमारे कल्चर में, अगर कहते हैं कि बच्चा फोकस नहीं कर रहा, 2 चपेड़ा इनू लाओ हुणे इनू कोई इहदा ध्यान ही नहीं गा पढ़ाई वास्ते, और अगर बच्चा हरकत कर रहा है तो भी हम यही है कि इसको थप्पड़ लगने की ज़रूरत है, इनू 2 चपेड़ा लगनगियां तो आप ही सीधा होकर बैठ जाएगा। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हेयर। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या थप्पड़ लगने से वाकई वो चीज़ ठीक हो जाती है या ये सच में एक डायग्नोसिस है? या अगेन ये जो सवाल है ये बहुत कॉमन सवाल है। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਯੂ ਡਾਊਨ ਨਾਓ ਇਨਟੂ ਡੀਪਰ why does ADHD actually happens, and that's why physical pain or physical hurting the child is not going to work. Okay. जो बच्चे ADHD के जो होते हैं या जो अडल्ट ADHD के होते हैं, हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो फ्रंट के ऊपर होता है, इसका नाम उसको फ्रंटल या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, जो हमारे इस पार्ट का ब्रेन होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कॉर्टेक्स जो है और ये जो ब्रेन का पार्ट है ये और बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और हम चीज़ों को समझना बेहतर कर लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, और हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि किस चीज़ को कैसे करना है वो हमारा और बेहतर हो जाता है। वी कैन परफॉर्म बेटर विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। साइंस में हमें ये बताया गया कि जो बच्चे ADHD या जो अडल्ट्स ADHD के होते हैं, देयर फ्रंटल एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फॉर्म्ड प्रॉपर्ली और इज एक्चुअली बिहाइंड देयर पीयर्स एज, हेंस द रीजन दे कैन नॉट परफॉर्म दोज फंक्शंस। बड़ा बारी आपने सुनिया होगा कि जी मेरा बच्चा जिहड़ा हैगा ना वो दूजे बच्चों नाल 2 या 3 साल पिछे चल रहा है। आज 10 साल का बच्चा कर पा रहा पर मेरा बच्चा इदा जिवें 7-8 साल का होंदा है। उसका रीजन यही है बिकॉज उन्होंने कॉर्टेक्स चंगी तरह या ब्रेन डिवेलप नहीं हैगा, और वो MRI ਸਕੈਨਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। देयर हैव बीन फंक्शनल स्टडीज़ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ MRI ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ 'ਚ। ਹੈਂਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵਿਦ ਏਜ एंड सपोर्ट, एंड as time goes by they might be behind other children, थोड़ा सा पीछे होंगे दूसरे बच्चों से, लेकिन वो डेवलपमेंट उनकी होती रहेगी। आई थिंक इससे एक और चीज़ भी मेरे सामने आती है कि जब अक्सर पेरेंट्स बात करते हैं कि अगर आप उनको बोलो कि मे बी ADHD हो सकता है, मे बी वी नीड टू रूल आउट, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहिबा तानू नहीं पता, जदों इन्हें किसी चीज़ से अटेंशन देनी है ये देंदा है। लाइक whenever he wants to pay attention something he would do that. He just doesn't wanna focus on study. So what that's phenomena is they are able to do on one task but not on other. सो एक बहुत ही फेमस चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट ने US ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਕਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ TV ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ADHD ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੋਪਾਮਾਈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਸਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which makes us happy। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। The same reward system works in kids' brain who have ADHD. Whenever they do a task, there is a little surge of dopamine which makes them happy. लेकिन जो टास्क कंसिस्टेंटली ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜਸ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਮਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇयर इज ਅ ਰਿਵਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਦੇयर इज ਲੋਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੋਨੋਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 30-35 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੇਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੈਟ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਸਰਜਸ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰੇਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Same thing works in the ADHD brain. So as long as they get these surges, they are focused. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪਰ ਫੋਕਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ADHD ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And hyperfocus is working because of dopamine? That's right. So it's the neurotransmitters which are working very clearly and cleverly to keep the child focused on something they're interested. If we digress a little bit, you will see that all high achievers in their life, most of them, not all, have a little bit of ADHD behind them because it makes them hyper-focus and they can channelize their ADHD into one task. Children and people who cannot channelize that are the ones they cannot focus on any task. And that's where the problem lies. Okay, I think it's very interesting you say the word channelizing because we all have been there. We all have few symptoms here and there. क्योंकि यही बात हमारे बड़े भी कहते हैं कि ये तो फिर सब ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, पूरी आवाम ਨੂੰ ही ADHD है। ये तो ਹੁਣ एक excuse बन गया है ना। But I think I want to talk about, आपने बोला कि अगर तो वो अब स्क्रीन चेंज होता रहे, अगर उसको एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज किया जाए, मतलब उनको अच्छे से अकोमोडेशंस दी जाएं, मॉडिफिकेशंस कुछ की जाए उनके करिकुलम में, द स्टाइल ऑफ टीचिंग में, इट कैन वर्क। सो चिल्ड्रन विद ADHD, sorry to use this word, but they are not dumb. Oh, absolutely not. Because what I feel कि डायग्नोसिस लेने के साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच है, क्योंकि पेरेंट्स और लोग ये समझते हैं if someone has ADHD it means their capacity of problem solving is low, means maybe their IQ is low. Is this reality? This is a myth, absolute myth. और जैसे आपने कहा कि are they dumb, do they not understand things, that is not true at all. Various studies have shown कि ਤੁਸੀਂ आप साइकोलॉजिस्ट हो, ਤੁਸੀਂ बड़े टेस्ट करते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जब भी कोई बच्चा अगर ADHD का आता है, अगर आप उसको IQ टेस्टिंग करते हैं तो आप देखते हैं उनके IQs तो बड़े अच्छे हैं, तो फिर वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहे। आपने जैसे जब टेस्ट किया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने उसका प्रोसेसिंग स्पीड चेक किया कि ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो आप देखते हैं कभी कभार क्या होता है, उनका प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा स्लो आता है। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि एक फ़ोन लीजिए आप, जिसके अंदर एक ऐप्स हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट है, दूसरा ऐप है, दूसरा फ़ोन है, सेम ऐप्स हैं लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड उसकी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसका वो स्लो है। अब उस दूसरे फ़ोन को आप लगातार दबाते रहेंगे ऐप्स को, वो नहीं खुल रहा है, लेकिन ये वाला दूसरा फ़ोन है वो खुल रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर भी वो ऐप्स नहीं है, लेकिन वो खुल क्यों नहीं रहे, बिकॉज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट है। अब इसको हम एक ADHD अगर किसी बच्चे को या एडल्ट को है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट इन सिमिलर वे। They know what they're doing. Sometimes they just need a little bit more time. They need a little bit more support. And that's where the fact what you're saying, the schools and the parents. It's very important कि बच्चों के स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि इनको जो बच्चे जिनको ADHD डायग्नोस हुआ है, to modify to help them, you have to work at them with them in a different way. वो different way क्या है? For example, just मैं एक example दूंगा, have a structure and routine to their daily life. You will see that people who have ADHD, or a matter of fact other neurobehavioral conditions, when there is structure to their life, they know what they're doing and they'll do it a lot better. जब उनका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है, जिਵੇਂ कि ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि छुट्टियां 'ਚ तो कुछ भी नहीं करते,
हाँ जी ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਿਊਰੋਟਿਪੀਕਲ ਤੇ ਨਿਊਰੋਡਾਈਵਰਸ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਰਡ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਰੋਟਿਪੀਕਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋ ਡਾਈਵਰਸ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ through this talk I will deep dive into even more connections from their frontal cortex to their deep structures in the brain, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ amygdala ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ limbic system ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आई थिंक डॉक्टर अमन जो मैंने देखा है ना कि एक बहुत ही टिपिकल प्रेजेंटेशन है ADHD की, कि आप सबको पूरी आवाम को ही नज़र आ रहा है कि बच्चा ना टिक के बैठ रहा है, बहुत ही हाइपर है, इम्पल्सिव है, किसी को बात नहीं करने दे रहा। बट आई फील देयर इज़ वन मोर साइड एज वेल जो कि बहुत ही सटल सिम्टम्स होती हैं। व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन? You actually hit the nail on the head, so to speak. कोई भी जैसे कोई भी बच्चा आता है या एडल्ट आता है, साइकोलॉजिस्ट हो गया, एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हो गया या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, we keep on talking about those 3 pillars जो हमने पहले बात की। जो लोग बात नहीं करते हैं वो बात नहीं करते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन की। यस, बात नहीं करते हैं अदर एसोसिएटेड फीचर्स, एंजाइटी। Some children have other comorbidities जो साथ चलती हैं, जैसे कि obsessive compulsive disorders और traits। इनकी कोई बात नहीं करता है। So we'll focus in this podcast. I think it's very important for parents to know, माँ बाप को, टीचर्स को पता होना ज़रूरी है कि इन बच्चों के अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत होता है, जिसकी हम बात ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। अब इमोशनल डिसरेगुलेशन क्या होता है? आपने किसी बच्चे को कहा कि आज वो बच्चा घर आ रहा है और उसको पता है कि आज मम्मी डैडी के साथ मूवी देखनी है हमने, वो ये सोच के आ रहा है। एक न्यूरोटिपिकल बच्चा आ रहा है, अगर मान लो आपके ट्विन्स है फॉर एग्जांपल, वो एक न्यूरोटिपिकल है और दूसरा न्यूरो डाइवर्स है। दोनों को कहा है आपने एज ए पेरेंट, आज रात आप बैठ के मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खावांगे, विल हैव अ फैमिली टाइम। बच्चे घर आंदे ने, फादर कितने बिजी हो गए ने, वो घर पहुंच नहीं पा रहे टाइम पे, तो उनकी मदर कहती है सॉरी बच्चों, आज हमारा मूवी टाइम कैंसिल। जो वो न्यूरोटिपिकल बच्चा है वो इस चेंज को बड़े आराम से ले लेगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ये रीज़न है, दे विल रैशनलाइज इट एंड दे विल गो टू द रूम एंड डू व्हाट दे नीड टू डू। ऑन द अदर हैंड द न्यूरो डाइवर्स बच्चा विल हैव सिम्टम्स विच आर ओवर एंड अबव व्हाट यूड एक्सपेक्ट। उनके सिम्टम्स और ज़्यादा होंगे, यानी कि गुस्सा। एंड पेरेंट्स विल से कि इतनी क्या बड़ी बात होगी भाई, बदतमीज। हाँ, बोले कि तुम बड़े बदतमीज हो कि तुम्हें कहा है कि तुम्हारे फादर बिजी हैं और तुम ये अब चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी तुमने। इम्पल्सिव बिहेवियर, एंगर, एंजाइटी कि मैं तो ये सोच के आया था, इसमें मेरी क्या गलती है, अगर पापा नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो जो इंटेंस इमोशंस हैं, दैट इज व्हाट इमोशनल डिसरेगुलेशन मीन्स। दे आर इंटेंस, दे गो ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और टाइम लगता है उनको वापस आने में, एंड दे आर नॉट एबल टू रैशनलाइज। और उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने पहले बात की थी फ्रंटल कॉर्टेक्स की, तो हमारा एक डीपर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। सो आई टेक यू बैक, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। बिफोर वी इवॉल्व्ड एज ह्यूमंस, हम जब इंसान से पहले एनिमल किंगडम में थे, तो वहाँ पे हमारे एक सिस्टम होता है ब्रेन के अंदर जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। उस लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका नाम है एमिगडाला। ये जो सिस्टम था हमारा ह्यूमंस इवॉल्व होने से पहले, इट वॉज मोर ऑफ अ फाइट, फियर एंड फ्लाइट सिस्टम, कि जैसे कोई जानवर आया तो या तो उसके साथ फाइट करना है, या भागना है, या फ्रीज हो जाना है। हाँ। बड़ी बार देखा होगा कि रैबिट अगर आपकी गाड़ी के आगे आ गया, हाँ, लाइटें ऑन है तो वो फ्रीज ही कर जाते हैं। हाँ जी। ये हमारा प्रिमिटिव सिस्टम है। जैसे जैसे एज ए ह्यूमंस हम इवॉल्व हुए हैं, हमारा वो प्रिमिटिव सिस्टम जो है वो कम होता गया, और हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको सोचना, समझना, इवैल्यूएट करना, वो इवॉल्व होता गया। सो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करता है। लेकिन जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं, उनके अंदर अभी भी जो वो कनेक्शंस हैं फ्रंटल लोब का और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम का है, वो कनेक्शंस अभी भी कमज़ोर हैं। उसकी वजह से इंटेंस इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है। द एंगर इज मोर, द एंजाइटी इज मोर, ऑल दोज इमोशंस आर हाइटेंड एज कंपेयर टू अदर
neurotypical children. You know, all this conversation is just taking me back to all those memories or people I have witnessed. I think I've spoken about it many times on this podcast. I come from a village, and there I have seen so many, especially guys, गुस्से में आ जाना, गुस्से में रिएक्ट करना, लड़ाइयाँ करना. You know, पंजाब में सोटे डंडे निकालना, ये तो एक नॉर्मल बात है ना. हाँ जी. So this is where actually I developed my interest in psychology. Interesting. कि लोग गुस्से में क्यों आ जाते हैं. I remember I was a child and I used to look कि मतलब क्यों ऐसे कोई कैसे बिहेव कर सकता है. So I'm just thinking about those people, like maybe it is what it is. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਲਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. हाँ जी. ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਅਦਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਫੇਸ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਦੈਟ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਸਮ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਅਟੈਚ ਟੂ ਇਟ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਟੀਨੇਜ ਔਰ ਯੰਗਰ ਏਜ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ. ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਡਾਕਟਰ ਈਰਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਿੰਗ ਅਡਲਟਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਹਿਊਜ ਸਰਵਿਸ to the adult population. Yeah, I think what I have seen in my all years of practice कि हम लोग जब ADHD की बात करते हैं ना, तो हमारा फोकस ज़्यादा होता है पढ़ाई, ग्रेड्स, फोकस नहीं कर पा रहा और टिक के नहीं बैठता. I think the word impulsivity, और मुझे तो पता भी नहीं कि उर्दू में हिंदी में impulsivity को क्या बोलते हैं. It's a good question. मैनू आप नहीं पता है. Right? तो दिस इज समथिंग बेचैनी भी नहीं, बेचैनी इज मोर लाइक यू नो बात नहीं सुनता है हमारे. हाँ, मतलब टिक के बैठता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी खाली करता है. आई थिंक जो ये इम्पल्सिविटी का पार्ट है ना, जो इमोशनल डिसरेगुलेशन का पार्ट है, हम इस पे फोकस नहीं करते हैं. वी फील लाइक कि ये बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं है बड़ों के साथ बात करने की, बस इसको डांट लगाओ, मार लगाओ, खुद ही ठीक हो जाएगा. नहीं तो बड़े जब होते हैं, जब आप उनको मार नहीं सकते तो क्या होता है, घरों में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड दिस इज़ द साइड विच आई सी इन माई थेरेपी रूम, बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स वो आते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ. एंड आई थिंक दीज आर द टीनेजर्स जिनमें मे बी हाइपर एक्टिविटी और लैक ऑफ फोकस मे बी wasn't that intense, but impulsivity was more intense. And nobody understood them. They didn't have that platform to express themselves or to maybe regulate themselves, and this is where the anxiety starts. Correct. So when it comes to pediatrics children, do you observe कि बच्चों में anxiety, depression, do you see those signs? जी बिल्कुल. Like you said कि जो ये सिम्टम्स होते हैं ADHD के, ये कोई ऐसा तो नहीं कि एडल्ट में सबसे पहले आते हैं. शुरुआत तो कहीं ना कहीं बचपन से ही हुई होती है. हाँ जी. और ADHD इन माई एक्सपीरियंस इज नॉट यूजली अ सिंगुलर डिसऑर्डर. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन होती है. मैं बड़ी बारी पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि जो ADHD है जी, वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है. यानी कि एक अगर आप आइसबर्ग लेते हैं, जो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर तो सिर्फ 1/3 ही होता है, पानी के नीचे वो 2/3 होता है. तो उस 2/3 का जो पार्ट है, उसमें ये सारा कुछ, जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, जो साथ में होती हैं, जिनको आपने एंजाइटी का नाम जैसे कहा आपने, डिप्रेशन, कभी कभार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपोजिशनल डिफाइंस. ये बहुत कॉमन होती है और ये बहुत कॉमनली अंडर डायग्नोस्ड है. उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं जब पेशेंट से, बच्चों से या उनके माँ बाप से मिलता हूँ, तो मैं उनसे बात पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्या आपका बच्चा कोई भी चीज़ आप उसको कहते हो ना से शुरू करता है? जब आप उसको बोलते हैं ये काम करना है, नहीं. चलना है आपका टाइम सर, नहीं. है ना? यू आर लाफिंग नाउ बिकॉज यू कम अक्रॉस दैट वेरी कॉमनली. यस. सो ऑपोजिशनल डिफाइंस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन बच्चों के अंदर देखा जाता है.
और उन बच्चों को जो है पेरेंट्स अक्सर कहते थे ये तो बड़ा बदतमीज़ है जी, ये साडी गल सुन के राजी नहीं हैगा, ਇਹ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। That is part of that condition, unfortunately. And that is where neuroscience again comes in. Now we understand it a little bit better. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, rejection sensitive dysphoria ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? Yes. You heard about that? Yes. That is where this links into. Children with ADHD or neurobehavioral disorders have this kind of low self-worth with them. Because वो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि तू तो केयरलेस है, तेरे तो कुछ नहीं होना लाइफ 'ਚ, तू सारी उम्र मेरी छाती पे रहेगा सारी उम्र। दोज हार्ड, उसको बोलते हैं हार्ड वायरिंग, वो ब्रेन के अंदर हार्ड वायरिंग बचपन से ही हो रही है, होती जा रही है। सो देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, देयर ब्रेन टेल्स देम you can't do this because you have been hardwired like this from your childhood that you cannot do this. वो जो बचपन से रिजेक्शन चल रहा है, then it becomes a sort of acceptance for them when they grow into adults. कि अब होगा ही नहीं, अब ये हमसे नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं ये पाएगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगेन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स है उनकी बात है। जब हम किसी चीज़ से भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन भेजता है, उसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल होता है एक वो स्ट्रेस हार्मोन है। वो बेचारा बच्चा कोई भी काम शुरू करने लगता है, पहले ही स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल सिक्रीट हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता हमसे। And then they go into the downward spiral of low self-worth, which is this condition which I was talking about. And I think, because I've seen children and parents who have autism and ADHD, I feel जो अवाम की जो ज़्यादा पॉपुलेशन की सिंपथी है ना और एम्पथी है, दैट गोज़ मोर टुवर्ड्स ऑटिज़म, और ADHD वाले बच्चों को अभी तक वो एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर ईरा। उसका रीज़न क्या है जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन ये है, अगर किसी बच्चे को मॉडरेट या सिवियर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, आई हैव डेलिबरेटली नॉट यूज द वर्ड माइल्ड हेयर बिकॉज दे ऑल्सो आर अंडर डायग्नोस्ड, अंडर रिकग्नाइज्ड। अगर किसी को मॉडरेट या सिवियर ASD है तो वो फिजिकल सिम्टम्स जो एक्सटर्नलाइजिंग सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, जो कि नज़र आते हैं, वो काफ़ी होते हैं। सो द पेरेंट्स गेट सिंपैथी, एम्पैथी एंड द चाइल्ड इज वेल। ADHD वाले जो बच्चे हैं जिनको ADHD है, वो नॉर्मल स्कूल्स, टिपिकल स्कूल्स में जाते हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाते हैं, पीपल डोंट रिकग्नाइज इज दैट मच, एंड हेंस द रीजन दे आर ऑलवेज फेल्ट कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे में जो दूसरे बच्चे की तरह नहीं कर पा रहा, बिकॉज दे डोंट हैव दोज एक्सटर्नल सिम्टम्स, दे हैव मोर इंटरनल सिम्टम्स। जैसे कि हमने पहले बात की, एंजाइटी की बात की, ऑपोजिशनल डिफाइंस, दे आर ऑल इंटरनल सिम्टम्स, एंड दैट्स व्हाई पीपल कांट रिकग्नाइज देम। Yeah, and if they don't get diagnosis and if they don't get help on time, which was appropriate, and this is the side of which I see in my therapy room. Correct. क्योंकि सिम्टम्स सारी इंटरनलाइज हैं, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, पैनिक अटैक्स, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप इश्यूज, नॉट बीइंग एबल टू अप्रोच योर पार्टनर, इवन डिफिकल्टीज इन मैरिटल लाइफ. When we go back to it, it's a lot to linked with how they were raised, what kind of things they have heard, और कैसे की बिलीफ है उनका अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर. एंड एट द एंड वो थेरेपी में काम करते करते you just reach to the adult diagnosis of ADHD. So I feel like this is so unfair. We really need to do something about it. So let's a little bit go towards adult ADHD. क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा मैं देखती हूँ. अब जब एडल्ट ADHD की बात करते हैं ना, तो ज़्यादा इश्यूज हम देखते हैं उनके परफॉर्मेंस में और उनके रिलेशनशिप्स में. एंड इफ समवन गेट्स अ डायग्नोसिस, देयर इज़ दिस के नाउ यू हैव एन एक्सक्यूज. सो आपने भी बात की कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होता जाता है. सो चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू हैव दिस इमोशनल रेगुलेशन एज कंपैरेटिव टू मे बी adult who has ADHD. So do you think adults have more capacity to manage it, to maybe function it? Yeah, that's a good question again. I will talk on my experience for late teenagers. Okay. Because as you know, I'm a pediatric neurologist, but I deal with families as well. As you become a late teenager or you're adulting into 20 and 21, your cortex is developing. You are able to understand your own situation better what you could do 3-4 years earlier. जो आप 17-18 साल के जब थे,
जब आप 20-22 के होते हैं तब आपको समझ आनी थोड़ी बहुत शुरू होती है कि अच्छा ये मेरे साथ ऐसा होता था। I'll give you another very simple example. ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 100%। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, बिकॉज शादी यूजली जाके होती है 25, 26, 27 साल की उम्र में. That's when their frontal lobe is developed enough for them to understand what's going on with them. It's got nothing to do with the marriage, by the way. I know. So similarly, as an adult, you've gone back and thought कि you are able to understand your symptoms better. और जब clinicians like yourself, आप जैसे clinician जब diagnose करते हैं, तब एक यूरेका मोमेंट होता है उनकी लाइफ में. अच्छा, ये हो रहा था मेरे साथ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी, मेरा सेल्फ एस्टीम इस वजह से कम था. उनको समझ में आना शुरू होता है. और जब वो पेनी ड्रॉप करती है, सो टू स्पीक, प्रोवर्बियल पेनी जिसको बोलते हैं हम, देन दे स्टार्ट टू रैशनलाइज थिंग्स बेटर एंड देन दे सीक हेल्प. जो पहली स्टेज यूजुअली ये होती है अंडरस्टैंडिंग की कि अच्छा ये हुआ. सेकंड स्टेज कई एडल्ट्स में क्या होती है, गुस्सा, कि इतने सालों तक मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है. तो there's anger in it as well. कि I've lost 20 years of my life. I actually know many adults who got diagnosed after I diagnosed their children. And they come back and say to me, Doctor, I'm very frustrated. I'm very angry that I lost my prime 20-25 years just not understanding what's wrong with me. उस anger के बाद फिर आता है relief. And then the wisdom with the support of psychology support कि अब मुझे अपने आप को डील कैसे करना है, हाउ विल आई हैंडल माई सेल्फ बेटर. और वहाँ पे जो आप थेरेपीज करते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको आप बोलते हैं, यू नो बेटर देन मी, लेकिन एक और थेरेपी जो इससे भी बेटर है, डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी, जो डीबीटी है, दैट फंक्शंस इवन मोर बेटर एज कंपेयर टू सीबीटी. आई एम श्योर ये आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से, बिकॉज आप इसके एक्सपर्ट हैं. Thank you. So, you know, another phenomena I've observed a lot कि addiction. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद एडिक्शन, अल्कोहल अब्यूज, डिफरेंट सब्सटेंसेस अब्यूज, एंड व्हेन यू डीप डाइव इट्स ADHD. True. So how that manifest in children? Because adults के पास तो they can reach to substances. Correct. Children, how do they manage that? So this is a good question, and also a difficult one to answer actually, because it involves a lot of adults who have substance abuse. Like I said to you before, there is neuroscience behind it. So आपके ब्रेन के अंदर दो जो केमिकल्स, इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है डोपामिन और दूसरा है सेरोटोनिन. डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम प्लेजर हार्मोन बोलते हैं. आपने चॉकलेट खाया, आपको बड़ी खुशी मिली. सेरोटोनिन ऑन द अदर हैंड जो हार्मोन है, वो आपको सुकून देता है. अगर आपने किसी की हेल्प की विदाउट एनी थिंग विच यू कैन गेट इन रिटर्न, आपने जैसे वॉलंटरी वर्क किया, आप सारे दिन बड़े खुश रहेंगे अपने आप से, क्योंकि आपको सुकून है कि आपने किसी के लिए काम किया है विदाउट एनीथिंग गेटिंग बैक. सो दैट्स सेरोटोनिन. लेकिन जो डोपामिन है, दैट इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरोकेमिकल विच इज एसोसिएटेड विद प्लेजर, एंड दैट्स वेयर एडिक्शन कम्स इन. Adults may, when they drink alcohol or do substance abuse, they get these surges of dopamine in their brain, which gives them pleasure, and they do want to do it again and again to get the same pleasure. Pediatrics, on the other hand, is video games. There is no other example, or there are other, but this is the most important example in today's day and age. Screen time, video games. Every time they scroll an Instagram page or a Facebook page or any other social media page, when they scroll a page, they get a dopamine surge, and hence the reason you keep on going on and on and on. There's a psychologist in US, I forgot her name now. She did a good study on these dopamine surges. She went to वो एक लास वेगस के कसिनो में गए, और वहाँ पे उन्होंने एक स्टडी की कि जो कसिनो में गेम खेल रहे हैं, जब वो गेम हार रहे हैं तो वो खेलते रहते हैं, और उनको खुशी हो रही है कि हम गेम हार रहे हैं. लेकिन जैसे वो गेम जीतते हैं, उनको एक्चुअली तकलीफ होती है कि अभी जो गेम जीत के अब क्या करें. एंड हर नेम इज नाउ, आई रिमेंबर, हर नेम इज डॉक्टर ल्यूडिच, एंड शी कॉल्ड इट ल्यूडिच लूप, which is a loop which you are back and again, and you want to be in that loop because it keeps on giving you that surge of dopamine. अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब जब खत्म हो गई तो वो लूप खत्म हो गया. हाँ जी. आपने प्रोग्राम देख लिया, टीवी ऑफ कर दिया, वो लूप खत्म हो गया. हाँ. लेकिन जब आप स्क्रोल कर रहे हैं, जब आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, वो लूप में ही रहते हैं आप, एंड दैट केमिकल कीप्स ऑन बिल्डिंग इन योर ब्रेन एंड यू नेवर स्टॉप, एंड दैट इज एडिक्शन व्हिच चिल्ड्रन हैव. या इट इज एडिक्शन, एब्सोल्युटली, जो कि अभी तक डायग्नोसिस में नहीं इंक्लूड. आ रहा है, आस्ते आस्ते आएगा आस्ते आस्ते.
आपने नोट किया होगा डॉक्टर ईरा, देखिए काफी कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन हाँ कंट्रीज जी। ने सोशल मीडिया बैन कर दिया हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज ये जो डूम स्क्रोलिंग है, दिस इज रियल एंड प्रेजेंट. हाँ जी. डेफिनेटली जब रिवाइज्ड DSM 6 आएगा, ICD 11, 12 जो आएगा तो उसमें होगा मेरे ख्याल से. ओके, a lot of understanding, a lots of questions. I feel like I just want to continue talking with you, but obviously I need to take care of the time as Yes, well. yes. तो इसीलिए now I will talk about कि ठीक है, ADHD मान लिया कि एक डायग्नोसिस है, इट्स रियल, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, इट्स नॉट जस्ट कि वही बदतमीज़ है और उसका दिल नहीं करता पढ़ने को, इट्स समथिंग अ लेजिट प्रॉब्लम. अब उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं. जब ट्रीटमेंट की बात करें, इज इट पॉसिबल टू क्योर इट और इट्स जस्ट अ मैनेजमेंट? Good question again. I keep using this word because you are asking me all the good questions. The thing which I tell the families and parents is that your child has this in the child's genes. आपका बच्चा ऐसे बना है, ऐसा ही है आपका बच्चा. आपको बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना है और आपको खुद की एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना है. एंड इट्स वेरी डीप. पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये ऐसा नहीं कि बच्चे को निमोनिया हो या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और एंटीबायोटिक दिया और ठीक हो जाएगा बच्चा जी. दिस इज समथिंग द चाइल्ड विल लिव विद, लर्न टू लिव विद एंड इम्प्रूव एज द टाइम गोज बाय. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. और उस बच्चे को हेल्प करने के लिए हम क्लिनिशियंस भी हैं और हमें पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स को हमारी सपोर्ट चाहिए. एंड बेसिकली देयर आर 2 फोक्स ऑफ ट्रीटमेंट. एक है मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें आई गेट इन्वॉल्व इन, और एक है बिहेवियरल ट्रीटमेंट जिसमें क्लिनिशियंस लाइक योरसेल्फ गेट इन्वॉल्व. एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर. Child neurologists, child psychiatrists and child psychologists, all 3 of us have to work together to help the family here. अब न्यूरोलॉजिस्ट का या साइकाइट्रिस्ट का क्या काम है बेसिकली कि अगर बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं. सो मैं पाथवे यूज़ करता हूँ एंड इज फॉर द पेरेंट्स लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट. मैं सबसे पहले पेशेंट को या बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता हूँ टू गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस. और उसके लिए आप वेरियस टूल्स यूज़ करते हैं. आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल्स फॉर दैट, लेकिन काफ़ी सारे असेसमेंट टूल्स हैं जो आप हमें फिर आके बताते हैं कि हाँ जी इस बच्चे को सीवियर ADHD है, मॉडरेट ADHD है या माइल्ड ADHD है. दिस इज व्हाट वी गैदर फ्रॉम यू. अगर किसी बच्चे को मॉडरेट या सीवियर ADHD है जो हमें लगता है कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से बेटर नहीं होगी, देन वी गो ऑन टू द मेडिकल ट्रीटमेंट. सही. अगर हमें स्कूल कहता है कि जी ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन सडनली दे हैव ड्रॉप देयर ग्रेड्स नाउ and they are not focusing. For example, कि जी बच्चा राइटिंग शुरू करता है ऐसे कि पहला पैराग्राफ तो बड़ा खूबसूरत लिख रहा है, उसके बाद pages and pages are empty. That is quite significant. So उन बच्चों को हम फिर मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं. और जो 2 मेन जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, एक है स्टिमुलेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स और एक नॉन स्टिमुलेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट व्हाट वी ट्राई एंड अचीव विद दीज मेडिकेशंस इज कि हम जो उनका फ्रंटल लोब है उससे ये मेडिसिन उसके अंदर डोपामिन और नॉर एड्रेनलिन जो कि बहुत जरूरी हैं दोनों ट्रांसमिटर्स सोचने और समझने के लिए. दे एक्चुअली मेडिसिन पूल दिस न्यूरोट्रांसमिटर इनटू योर फ्रंटल लोब एंड यू कैन थिंक बेटर, think for longer periods of time and perform better. So that's what we use as medications. And of course, medicines are only, I tell the families this, दवाइयाँ जी 20 से 25% तक ही काम करती हैं. 75% of the जो वर्क है वो साइकोलॉजिस्ट ने करना है. CBT, behavioral therapy, अंडरलाइन कंडीशंस को मैनेज करना है. सो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाना है, हर हफ्ते जाना है, हफ्ते में भले 1 बार 2 बार डिपेंडिंग ऑन हाउ द चाइल्ड इज, बट दैट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ ADHD. बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा अटैच एंड आई एम श्योर यू हेयर दिस मोर देन आई डू कि मेडिकेशन लेने से इसकी एडिक्शन हो जाएगी, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू पेरेंट्स? सो ये जो मेडिकेशंस का जो क्वेश्चन है ये हमें बहुत पहले से अलग बीमारियों में भी आता है. जैसे किसी बच्चे को एपिलेप्सी है, दौरे पड़ते हैं, तो हम उनको दवाई देते हैं तो वो बोलते हैं उसका स्टिग्मा भी होता है या उससे बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा. लेकिन वो जो कंडीशन है बिकॉज वो बहुत पुरानी हो गई है, लोगों को समझ में आती है अब, सो वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं. ADHD की मैनेजमेंट है वो रिलेटिवली न्यू है. आई एम प्रीटी श्योर आने वाले 10-20 सालों में इट विल बिकम वेरी एक्सेप्टेबल एज वेल. सो अगेन आपके पॉडकास्ट की तरफ से मैं सारे पेरेंट्स को दसना चाहूँगा, दीज आर नॉट एडिक्टिव मेडिकेशंस एंड द वे वी डील विद इट इज एवरी क्लिनिशियन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बच्चे ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I try to wean them off it because I want to see how they do.
Many clinicians, what they do is they give this medication during the school days, school terms. ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ they want to see how the child is doing. So it is not a long-term medication. Yes, some adults take it for their life as well. Let's face it. But many children, we give it for 6 months to 1 year or maybe 2 years and then try to take them off it. I think that would be very individualized depending on level of the challenge and how they are doing using other resources. Okay. Adult ADHD, अगर कोई बंदा अभी सुन रहा है, I know this is not your forte, but I'm sure you see a lot of people. अगर कोई बंदा सुन रहा है और उसको है कि सारी उम्र मेरी गुजर गई है, I was not able to get help. Do you think there is a hope for them to maybe make their functioning bit better what they are doing right now? In medical science or in neuroscience, there is always hope. अगर hope ना हो तो हम neurologists अपना काम नहीं कर सकते. सही, ठीक है. So it is very important for adults who are listening to this to understand that there is hope and there is care available for them. There is still time for them to come, get properly diagnosed first, and then follow what the psychologist or their psychiatrist or their neurologist is saying. If they are able to do this, they will see a huge change in their lifestyle, in their behavior, and also the understanding कि मुझे किस situation में कैसे उसको deal करना है, and that will be a eureka moment for them. So there is hope. Even if in other conditions I use a term, even if there is no cure, there is care. We are here to care for you. Yes. Come and seek help. Thank you so much for saying this, and thank you for giving us your time. I'm really grateful. I learned a lot, enjoyed this conversation, and I hope to continue this conversation through Irade maybe some other time. We would love to have you back for maybe to explore more for ADHD. But thank you so much for your time. Thank you, Dr. Ira. You're doing a great job. Irade is doing a great job. Thank you so much. Thank you.